जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर। डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों के समायोजन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अब उन्हीं निर्देशों के आधार पर शिक्षक साथियों के विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। अतिशेष समायोजन की प्रक्रिया में जो शिक्षक साथी हैं उनके कई प्रकार के जो डाउट है, आज की इस वीडियो में उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, डीपीआई की तरफ से जिलावार ऐसे शिक्षकों की सूची भेजी गई है जो अतिशेष के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें 28 अगस्त 2024 को डीईओ कार्यालय में जाकर काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। वहां पर वरिष्ठता के आधार पर उन्हें उनके पसंद के स्कूलों पर पदस्थापना दी जाएगी जहां पर शिक्षकों की कमी है। अब इसी को लेकर शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमारे बीच आए हैं। सबसे पहला प्रश्न आया है कि क्या अतिथि शिक्षक समायोजन प्रक्रिया में जिले से बाहर पदस्थापना ले सकते हैं? तो साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी अतिशेष शिक्षक जिले से बाहर पदस्थापना नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी जो नियोक्ता है वो जिला शिक्षा अधिकारी हैं। इसलिए आप जिले से बाहर जो काउंसलिंग है उसमें जिले के बाहर के जो स्कूल है उन्हें नहीं चुन सकेंगे। हाँ, आप विकास खंड और आपका जो ब्लॉक है वो आप चेंज कर सकते हैं। यदि कोई शिक्षक किसी प्रकार के लंबे अवधि के अवकाश पर है और ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो शिक्षक हैं वो अतिशेष के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? जबकि जो अवकाश पर शिक्षक हैं उन्हें अतिशेष के रूप में होना चाहिए था, क्योंकि वो संबंधित शाला पर बहुत समय पहले से कार्यरत है। तो साथियों, इसके लिए जिस दिन काउंसलिंग होगी आप डीईओ कार्यालय में पहुंचेंगे, वहां पर आप अपना पक्ष रखें, अपनी असहमति व्यक्त करें। निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तीसरा प्रश्न, प्रयोगशाला शिक्षक के लिए किस विषय का होना आवश्यक है? बहुत सारे शिक्षकों ने यह प्रश्न रखा है, क्योंकि इस बार जो प्राथमिक शिक्षक हैं वह काउंसलिंग में प्रयोगशाला शिक्षक के तौर पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को भी विकल्प के तौर पर चयन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास प्रयोगशाला शिक्षक पद के लिए आवश्यक अर्हता हो। इसके लिए आपका 12वीं में विज्ञान समूह से पास होना आवश्यक है, यानी कि आपने 12वीं विज्ञान समूह से की हो, तो निश्चित तौर पर आप प्रयोगशाला शिक्षक के तौर पर भी स्कूलों का चयन कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप केवल जो प्राथमिक शिक्षक के तौर पर प्राथमिक शालाओं का ही चयन कर पाएंगे। क्या माध्यमिक शिक्षकों की भी होगी काउंसलिंग? ऐसे भी शिक्षकों के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षकों की भी अतिशेष जो शिक्षक हैं माध्यमिक शिक्षक, उनकी भी काउंसलिंग करवाई जाएगी। साथियों, फिलहाल केवल प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के ही निर्देश जारी हुए हैं। माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के अभी कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं, भले ही आप पोर्टल पर अतिशेष के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, यदि सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक किसी संस्था पर पदस्थ हैं तो ऐसे में किसे अतिशेष माना जाएगा? आपने देखा होगा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, वो भी उन सहायक शिक्षकों की जो प्रयोगशाला शिक्षक की योग्यता रखते हैं। फिर सहायक शिक्षकों की वर्ग 3 जो प्राथमिक शालाओं के लिए काउंसलिंग होगी। फिर ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी जो प्रयोगशाला शिक्षक की योग्यता रखते हैं। उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों की प्राथमिक शालाओं के लिए काउंसलिंग होगी, यानी कि दोनों ही अतिशेष के रूप में चिन्हित हो सकते हैं। और यहां पर स्पष्ट किया गया है 2022 में जो स्थानांतरण नीति जारी की गई थी उसमें अतिशेष के लिए जो बिंदु तय किया गया था उसमें कुछ इस तरीके से वर्णन था कि किसी एक संस्था पर जो भी शिक्षक लंबी अवधि से कार्यरत होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा समय से जो शिक्षक उसी संस्था पर पदस्थ होंगे, उन्हें ही अतिशेष माना जाएगा। सीएम राइज स्कूलों में कोई शिक्षक अतिशेष में है तो उनकी काउंसलिंग होगी या नहीं, यह भी बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर भी शिक्षकों के लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यदि कोई शिक्षक वास्तविक रूप से सीएम राइज में अतिशेष में कार्यरत है, अब देखिए पोर्टल पर दिख रहा है वो अलग बात है, क्योंकि सीएम राइज का जो सेटअप है उसमें 5 प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शालाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, 5 पद। तो यदि आप 6वें पद के रूप में कार्यरत हैं तो निश्चित तौर पर आप अतिशेष में हैं और आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे।
फिर भी यदि आपका नाम अतिशेष में दिख रहा है तो निश्चित तौर पर आप डीओ कार्यालय में जाएं, वहां पर अपना पक्ष जरूर रखें। इस तरीके से अगर हम देखें तो अतिशेष प्रक्रिया को लेकर लगातार शिक्षकों के प्रश्न आ रहे हैं और इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं के आधार पर आपको जानकारी प्रदान की जाए। साथियों, हम इसी तरीके से अतिशेष प्रक्रिया से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।